कुछ देर बाद जुनसू वहाँ आता है तो इला से कहता है कि सर को कुछ काम है तो उन्हें वहीं रुकना पड़ा, इसलिए मैं आपको छोड़ने आया हूँ। इला चुपचाप उसके साथ चल देती है। जैसे ही कार के पास पहुँचती है तो जुनसू आगे की सीट का दरवाज़ा खोलता है और इला बैठ जाती है। कार चलाते हुए जुनसू कहता है, क्या आप मेरे साथ कंफर्ट नहीं है? इला कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम ओके, मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? जुनसू हाँ बोलता है। तब इला कहती है, क्या तुमने एबी की वाइफ को देखा है? जुनसू हाँ बोलता है। इला कहती है, फिर वो एबी के साथ क्यों नहीं रहती है? उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या? आई मीन सर, इतने अच्छे इंसान हैं, फिर उनकी वाइफ उनके साथ क्यों नहीं रहती है? तब जुनसू कहता है, उनके व्यक्तिगत मामले हैं, अगर वो नहीं बताना चाहते हैं तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, एक न एक दिन वो खुद आपसे बता देंगे। वैसे सर बोल रहे थे कि मुझे आपसे दोस्ती करनी चाहिए, क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहती है? इला कहती है, हाँ तो हम दोस्त ही हुए ना, और मुझे आप कह के नहीं बल्कि तुम करके बुलाया करो। आप बोलते हो तो मुझे लगता है मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी तक मैं सिंगल हूँ। इला बोलती है, तुम इतने स्मार्ट और हॉट हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। इला की बातों से जुनसू मुस्कुरा देता है और कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मैं किसी को बहुत लाइक करता हूँ और इसलिए मैं कभी भी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। इला महसूस करती है कि अभी जुनसू बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा है, ज़्यादा सीरियस और मैच्योर बिहेव कर रहा है। तभी जुनसू कार रोकता है। इला कहती है, क्या हुआ, हम अभी पहुंचे नहीं हैं, तुमने कार क्यों रोक दी? जुनसू गेट खोलकर इला का हाथ पकड़ के बाहर करता है और कहता है, एक आइसक्रीम हमारे दोस्ती के नाम। जिसको सुनकर इला हंस पड़ती है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जुनसू इतना जेंटल भी हो सकता है। जुनसू उसके लिए आइसक्रीम लेता है। इला खाते हुए कहती है, ये फ्लेवर मेरा फेवरेट है। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं। इला तो बहुत खुश थी, वो जुनसू के साथ बहुत अच्छा फील कर रही थी, जैसा कि वो अपने दोस्तों के साथ फील करती थी। जुनसू कहता है, सर ने कहा था कि मैं आपके लिए डिनर ऑर्डर करके जाऊँ क्योंकि उन्हें आने में देर हो सकती है। जिस पर इला कहती है, अभी 7 बजे है, मैं अपने लिए खुद ऑर्डर कर लूँगी। जुनसू के जाने से पहले इला उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि आज उसकी वजह से वो इतना खुश हुई। जाते हुए जुनसू इला से बोलता है कि किसी दिन वो इला को मूवी दिखाने लेकर जाएगा। रात के 3 बज चुके हैं। एवी वापस आता है तो देखता है इला सोफे पर ही सो गई है। शायद वो मूवी देखते देखते सो गई है। एवी ब्लैंकेट से उसे कवर करता है और फ्रेश होकर इला के पास ही बैठ जाता है। इला की आंख खुलती है तो वो देखती है कि एवी किसी से बात कर रहा है। वो कह रहा है, हाँ मॉम, मैं हूँ ना, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, मैं कल आपसे बात करता हूँ। वो इला को देखकर हमेशा की तरह मुस्कुराता है और उसके पास आकर कहता है, शायद मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई, आई एम सॉरी। नहीं तो ऐसा नहीं है, लेकिन तुम इतनी रात को किससे बात कर रहे थे? मैं अपनी मॉम से बात कर रहा था, मेरा मतलब मेरी वाइफ की मदर से बात कर रहा था, और वो जहाँ रहती है वहाँ अभी दिन है। इला बोली, ओह तो ये बात है, कहाँ रहती है तुम्हारी मदर इन लॉ? ये भी जोर से हंसकर बोलता है, अगर मैं कहूँगा कि वो जर्मनी में रहती है तो क्या तुम मान लोगी? इला को यही लग रहा था ये भी मजाक कर रहा है, लेकिन वो जेलस फील कर रही थी। वो चुप हो गई और मन ही मन कहती है, क्या इसका अभी भी वाइफ से कांटेक्ट होगा? ये दोनों अभी भी एक दूसरे के टच में हैं, तो फिर ये लोग साथ क्यों नहीं रहते हैं? इला फिर पूछती है, तुम्हारी वाइफ की कोई फ़ोटो है तो दिखाओ, मुझे देखना है, और उनका नाम क्या है? ये भी कहता है, फ़ोटो तो बहुत सारी है, लेकिन मैं तुम्हें अभी दिखा नहीं सकता हूँ। फिर वो बात को बदलते हुए कहता है, क्या तुमने डिनर किया था? तो इला झूठ बोल देती है क्योंकि वो बिना डिनर किए सो गई थी। उसे पता ही नहीं चला था कि उसे कब नींद आ गई थी। ए भी कहता है, ठीक है, जाओ रूम में सो जाओ, मुझे अभी काम, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगा। इला बोलती है, नहीं, अभी नींद नहीं आएगी। ए भी कहता है, ठीक है, और फिर वो कंप्यूटर पर काम करने लगता है। काम करते करते वो कहता है, जुनसू के साथ तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्योंकि वो बहुत कम बोलता है, उसकी आज तक ऑफिस में भी किसी से दोस्ती नहीं हो पाई है। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद इला जुनसू के साथ की पूरी बात बताती है और ये भी कि वो दोनों दोस्त हैं और अगले वीकेंड पर वो दोनों मूवी देखने भी जा रहे हैं। इला बहुत खुश है, एवी को भी अच्छा लगता है। फिर इला कहती है, तुम्हारे कितने पैसे बाकी है? मेरा मतलब मैंने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए हैं। एवी को अजीब लगता है, वो परेशान होकर कहता है, क्यों, क्या हुआ? इला कहती है, मैं जब से आई हूँ तब से तुम्हारे पैसे ही मुझ पर खर्च हो रहे हैं, मुझे वो वापस भी करना है। तो एवी मुस्कुराकर कहता है, वक्त आने पर बता दूंगा, और तुम ये मत सोचना कि मैं ये सब फ्री में कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं।
तुम्हें एक एक चीज़ के लिए पेमेंट करना होगा। इला चुप हो जाती है क्योंकि वो भी पे करना चाहती है। अगली सुबह इला रेडी होकर आती है। आज भी एवी ने नाश्ता तैयार कर दिया था लेकिन एवी वहाँ नहीं था। एवी का फ़ोन रिंग हो रहा था जो कि सामने टेबल पर रखा था। बार बार रिंग होने के बाद इला को लगा कोई इम्पोर्टेंट कॉल है और वो मोबाइल लेकर भागती हुई एवी के रूम की तरफ जाती है। एवी अपनी शर्ट पहन रहा था। इला उसे देखते ही मुड़ गई और जल्दी से बोली, मेरा वो इरादा नहीं था, वो तो मोबाइल रिंग हो रहा था। इला बड़बड़ाते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है, नाश्ता करने लगती है। एवी थोड़ी देर में बाहर आता है और पीछे से आकर बोलता है, मुझे तो लगता है तुम जानकर आई थी, तुम्हें मुझे शर्टलेस देखना पसंद है। इला बोलती है, नहीं नहीं, फिर वो चुप हो जाती है। सामने सीट पर एवी बैठते हुए कहता है, अगर वैसी बात नहीं है तो तुम इतना डर क्यों गई और इसमें इतना नर्वस होने वाली क्या बात है। लेकिन इला नीचे नजरें करके चुपचाप नाश्ता करती रहती है। एबी उसे देखकर हंसता रहता है। तभी वहाँ जुनसू उन्हें रिसीव करने के लिए आ जाता है। जुनसू को देखते ही इला कहती है, गुड मॉर्निंग। जुनसू उससे मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग बोलता है। एबी नोटिस करता है कि एक ही दिन में इनकी फ्रेंडशिप इतनी गहरी हो गई है कि दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हैं। फिर जुनसू एबी को पूरे दिन का प्लान बताता है लेकिन एबी उसके लिए नाश्ता सर्व करके बोलता है, पहले नाश्ता कर लो। एबी की बात को जुनसू काट नहीं सकता है तो वो भी उनके साथ नाश्ता करने लगता है। एबी इला को जल्दी जल्दी खाते देख समझ जाता है कि वो भूखी है तो वो जुनसू से कहता है, कल डिनर में क्या मंगाया था? मुझे लग रहा है इला बहुत भूखी है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि स्पाइसी फूड मत ऑर्डर करना, लगता है तुमने वही ऑर्डर किया था जिसकी वजह से इला भूखी रह गई। एबी का सवाल सुनकर जुनसू के हाथ से चम्मच छूट जाता है। वो इला को देखता है। वो आंख मारकर झूठ बोलने का इशारा करती है। इनको इस तरह से इशारा करते हुए एबी देख लेता है। जुनसू भी झूठ बोलता है। एबी बोलता है, जुनसू नेक्स्ट टाइम कोई लापरवाही नहीं चाहता हूँ। तुम पर्सनल मैनेजर होने के साथ साथ इला के दोस्त भी हो, तुम्हें इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। जुनसू और इला दोनों समझ गए थे कि एबी सच जान गया है। जुनसू तो बहुत डर गया था लेकिन इला ने दांत दिखाते हुए मामला संभाल लिया। इला आज भी कार में बैठी लेकिन कार ऑफिस की तरफ नहीं बल्कि सियोल यूनिवर्सिटी की तरफ जाकर रुकी। इला कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो एबी कहता है, तुम्हारा कॉलेज अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें पहले कॉलेज पूरा करने की ज़रूरत है। यहाँ तुम्हारा एडमिशन होगा लेकिन मैं अभी पढ़ाई की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। एबी कहता है, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ और जब तुम्हारा कॉलेज पूरा हो जाए तब तुम जॉब करके लौटा देना। इला फिर भी नहीं मानती है तो एबी जुनसू से कहता है कि वो आगे जाकर एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी निकाले और एबी इला की बातों को सुनता ही नहीं है। वो मना करती रह जाती है। जुनसू कार से उतर जाता है। उसके जाने के बाद एबी इला को बहुत प्यार से समझाता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यही सही है। अभी तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने की ज़रूरत है। तुम बस अभी 18 साल की हो। तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। तुम अभी ग्रेजुएट भी नहीं हो। ऐसे में फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। कुछ बड़ा अचीव करने के लिए तुम्हें अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी और मैं तुम्हारी पढ़ाई को अफोर्ड कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ और मैं तुम्हें जानना भी चाहती हूँ। इसलिए मुझे जॉब पर जाना है, वो भी तुम्हारे साथ। मैं बस चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम्हारे साथ रह सकूँ ताकि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल सके, क्योंकि मुझे फील होता रहता है कि तुम भी मुझे लाइक करते हो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एवी कहता है, तुम मुझे वैसे भी जान लोगी लेकिन उससे पहले तुम्हें सियोल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे। अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए और तुम्हें सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। इला तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो बस जानना चाहती थी कि एवी की वाइफ उसके साथ क्यों नहीं रहती है, क्योंकि अब वो एवी को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी थी। इसलिए वो भी आगे की पढ़ाई के लिए मान जाती है। एवी सियोल से पहले से ही परिचित था। एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म सबमिट करने के बाद वापस आते टाइम एबी कहता है कि तुम्हें अच्छे से एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ताकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। तुम बीच बीच में मेरे साथ ऑफिस भी चल सकती हो लेकिन फोकस पूरा पढ़ाई पर होना चाहिए। इला कहती है, तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? एबी फिर मुस्कुराते हुए कहता है, यह तो मेरा फ़र्ज़ है। इला कहती है, कैसा फ़र्ज़, जबकि हमारा कोई रिश्ता नहीं है? एबी बोल पड़ता है, तुम कुछ भी समझ सकती हो। कुछ भी से क्या मतलब है तुम्हारा? तब एवी कहता है, कुछ भी से मतलब तुम ये समझ लो कि मैं अपने दोस्त का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ या फिर बॉयफ्रेंड होने का फ़र्ज़, और इससे भी ज़्यादा कुछ सुनना है तो तुम ये समझ लो कि मैं अपने हस्बैंड होने का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। इला शॉक्ड होकर कहती है,
तुम मुझसे फिर वैसी बातें कर रहे हो, मुझे पता है तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। लेकिन एवी उसका कोई जवाब नहीं देता है। कार में बैठे बैठे इला कभी बाहरी नज़ारों को देखती तो कभी एवी को, जो कि जूनसू से डिस्कस करने में बिजी था। लेकिन उसकी नज़र भी सामने लगे मिरर के थ्रू उस पर पड़ जाती है। ये मेरे लिए कोई सपना है। मैं हमेशा से ऐसे ही परफेक्ट इंसान को चाहती थी। एक ऐसा परफेक्ट हस्बैंड जो मेरी बहुत परवाह करता हो, एक ऐसा इंसान जो मुझे समझता हो। आज मुझे मेरे फैसले पर अफसोस नहीं हो रहा है। मैं एवी को बहुत लाइक करती हूँ और मुझे यकीन है कि वो भी मुझे लाइक करता है। अरे कहाँ खो गई? मैं कब से बोल रहा हूँ कि हम ऑफिस पहुँच चुके हैं। इला सोचते सोचते इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वो यूनिवर्सिटी से ऑफिस पहुँच गई है। अंदर जाते हुए वो सहम रही थी, क्योंकि रोज की तरह आज भी पूरी टीम उसे ही देख रही थी, क्योंकि वो एबी के साथ आई है। अपने कैबिन में पहुंचे हुए इला को 10 मिनट भी नहीं हुआ था कि जुनसू उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। हे मिस्टर रामा, तुम सुबह से एक बार भी मुझसे नहीं बोली हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी रूड हो। इला हंसते हुए कहती है, अच्छा अगर ये बात है तो तुम्हें मुझसे बोलना चाहिए था। तुम भी तो सुबह से मुझसे नहीं बोले हो। मैं सर के सामने कैसे बोल सकता हूँ? क्या शाम को मेरे साथ चलोगी? मुझे एक जगह पता है, वहाँ जाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इला कहती है, हाँ क्यों नहीं। एबी अपने कैबिन से इला को देख सकता था। उसने जुनसू को इला के साथ बात करते समय बहुत खुश और हंसते हुए देखा। वैसे तो जुनसू बोलता भी बहुत कम है। जो भी हो, लेकिन वो आज जुनसू को देखकर हैरान था। लंच टाइम में यांग बताती है कि वो भी सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देगी। ये जानकर इला खुश हुई थी, क्योंकि यांग और इला अच्छी फ्रेंड्स हो चुकी थी। और रात को जब इला एवी के कमरे में उससे बात करने गई तो उसने जो कुछ सुना वो सुनकर वो हैरान रह गई। हाँ मॉम, आप टेंशन मत लो, मुझे पता है वो अच्छे से पढ़ाई करेगी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेगी। मुझे पूरा भरोसा है। इला इतना तो समझ गई थी कि ये उसी की बात कर रहा है, लेकिन किससे? इला जब अंदर आई तो एवी बात कर चुका था। क्या तुम अभी मेरी बात कर रहे थे? एवी बहुत ही कूल तरीके से हैंडल करता है। हाँ, मैं अपनी मॉम से बता रहा था कि तुम एंट्रेंस एग्जाम देने वाली हो। उन्हें मैंने बताया था तुम्हारे बारे में। तुम यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर वो इला का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे नहीं पता है कि तुम इस तरह घर छोड़कर क्यों आई हो। शायद कोई बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन तुम्हें मॉम डैड से बात करना चाहिए। वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे लिए वो बहुत दुखी होंगे। इला कहती है, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ किया उसको मैं कभी भुला नहीं सकती हूँ। मैं भी उनको बहुत याद करती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं उनसे क्या बोलूँगी। ये भी कहता है, तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि एबी ने पहले से ही इला के मॉम डैड से बात कर रखी थी। इला अपने रूम में जाकर डरते हुए मॉम को कॉल करती है और आवाज़ सुनते ही रो पड़ती है। उन्होंने बहुत प्यार से बात की। उन्होंने सारी बात इला से पूछी, वो कैसी है, कहाँ है, क्या करती है। हालांकि उन्हें सब पता था। इला ने एबी को छोड़कर सब बता दिया कि वो जॉब के साथ पढ़ाई करती है। हालांकि इला ने जो किया था उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उसके पेरेंट्स ने सारे गिले शिकवे मिटा दिए और वादा किया कि वो इला के हर फैसले में उसका साथ देंगे। इला बहुत खुश होते हुए और दौड़ कर जाती है एबी को बताने, लेकिन तेज़ दौड़ने की वजह से वो एबी से टकरा जाती है। क्या अब तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही हो? इला घबराकर बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं गलती से तुमसे टकरा गई थी। आई एम सॉरी। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। लगता है तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी बात हो गई है। इला बताती है कि उन्होंने उसे बिल्कुल भी नहीं डांटा। थैंक्स, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इला को इतना कुछ देखकर एबी उसे हक कर लेता है और कहता है, क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? इला की धड़कनें बहुत तेज थी। ये पहली बार था जब एबी ने उसे हक किया था। वो कुछ भी नहीं बोल पाई, लेकिन उसका दिल जोरों से बोल रहा था कि वो एबी को बहुत लाइक करती है। इला बहुत मेहनत से अगले 6 महीने पढ़ाई करती है और एबी भी उसकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखता है। वो दिन भी आ गया जब इला अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुकी है और उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। वो मन ही मन बहुत खुश है, क्योंकि उसे याद है कि एबी ने उससे कहा था कि एग्ज़ाम अच्छा गया तो वो इला के सारे सवालों का जवाब देगा। एग्ज़ाम के बाद वो बाहर आकर एबी का वेट कर रही है और जुनसू और एबी उसे लेने के लिए आ रहे हैं। इला खड़ी ही थी कि पीछे से कोई आवाज़ देता है, हेलो मिसेज एल्बर्ट। इला के कानों में एल्बर्ट का नाम किसी सुई की तरह चुभता है। वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो एक औरत उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। इला के कांपते होठ कुछ बोल ना पाए। उस औरत ने इला के पास आकर कहा, अब तबीयत कैसी है? ये वही डॉक्टर है जिसने इला के पीरियड का इलाज किया था। इला बोलती है,
क्या आप मुझसे बात कर रही है? लेकिन मैं आपको नहीं जानती हूँ। वो अपना इंट्रो देती है और बताती है कि वो एक डॉक्टर है। लगभग 9 महीने पहले तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे इलाज के लिए तुमको लेकर हॉस्पिटल आए थे। उस टाइम तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। थैंक्स टू एल्बर्ट वो बहुत सही टाइम पर लेकर आए थे, वरना कुछ भी हो सकता था। इला कहती है, उनका नाम तो एबी है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। डॉक्टर बताती है कि मिस्टर एल्बर्ट हमारे हॉस्पिटल में पिछले 5 सालों से डोनेट करते आ रहे हैं। उनकी कंपनी सबसे ज़्यादा चैरिटी देती है। भला मुझे गलतफहमी कैसे हो सकती है? तुम बहुत लकी हो, क्योंकि एल्बर्ट जैसा हस्बैंड मिलना मुश्किल है। वो उस दिन तो तुम्हारे लिए रो भी रहे थे। पूरी टाइम में वो 1 मिनट के लिए तुमसे दूर नहीं गए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का एंट्रेंस एग्जाम था, तो वो उसे रिसीव करने आई है। इधर जुनसू और एबी इला को लेने के लिए आ रहे थे। जुनसू कहता है, सर अगर इला का एग्जाम अच्छा गया तो क्या आप उन्हें सच बता देंगे? हाँ, जैसा कि मैंने वादा किया था, अगर उन्होंने पूछा तो मैं सब सच बता दूंगा। मैं खुद इस झूठ को बहुत लंबा नहीं चलाना चाहता हूँ। जल्दी चलो, इला वेट कर रही होगी। पहुंचकर एबी जब इला को कॉल करता है तो उसका फ़ोन ऑफ था। एबी को लगता है इला अंदर होगी, लेकिन इला कहीं भी नहीं थी। एबी पागलों की तरह उसे इधर उधर तलाश कर रहा था और साथ में जुनसू तो बहुत परेशान था। बहुत तलाश करने के बाद भी इला नहीं मिली। एबी सीसीटीवी चेक करवाता है तो पता चलता है कि इला लास्ट टाइम किसी वुमेन से बात कर रही है, जिसका फेस सही से नहीं दिख रहा था। इसके बाद इला बाहर की ओर चली गई थी। जुनसू घबराकर कहता है, क्या हुआ होगा? वो बाहर क्यों गई? उसे हमारा वेट करना चाहिए था। एबी भी उतना ही परेशान था जितना कि जुनसू परेशान था। सर हमें पहले पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। एबी कहता है, उसके लिए हमें कुछ घंटे वेट करना पड़ेगा। जुनसू यांग को कॉल करता है तो उसे भी कुछ पता नहीं था। इला को हर वो मुमकिन जगह तलाश किया जाता है जहाँ जहाँ वो हो सकती है, लेकिन इला कहीं भी नहीं मिलती है। अब तो रात के 10 बज चुके हैं और अब पुलिस भी इला को तलाश कर रही है। मोबाइल लोकेशन से पता चलता है कि इला ने किसी बार में बैठकर ड्रिंक किया है। उसका मोबाइल भी वहीं छूट गया है। पुलिस की टीम चारों तरफ इला को तलाश करती है। जुनसू कहता है, सर इला बहुत दूर नहीं होगी, क्योंकि वो अभी 20 मिनट पहले ही वहाँ से निकली है। इसका मतलब कहीं आसपास ही होगी। हमें अलग अलग होकर तलाश करना चाहिए। रात के करीब 11 बजे जुनसू एक पार्क के झूले पर एक लड़की को बैठे देखता है। करीब जाकर पता चलता है कि इला ही है। वो नशे में है और उसकी हालत को देखकर लगता है वो बहुत रोई है। उसकी आंखें सूजी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, उसे अपनी हालत का होश ही नहीं है। जुनसू को देखकर भी वो खामोश रहती है। जुनसू उसके साइड में ही बैठ जाता है और उसकी हालत को देखकर समझ जाता है कि कुछ तो है जिससे इला बहुत परेशान है। इला को काफ़ी देर चुप देखकर वो बोलता है, तुम्हें पता है 2 साल पहले मैं जर्मनी गया था। मेरे बड़े भाई वहाँ जॉब करते हैं। उनका एक साला है जिससे मेरी दोस्ती भी थी। वो भी मेरे भाई के साथ रहता है। मैं जब भी भाई से मिले जर्मनी जाता था, अपने उस दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करता था। 2 साल पहले मैं उसके साथ उसके यूनिवर्सिटी गया था। वहाँ मैंने एक लड़की को देखा जो मेरे दोस्त के ही ग्रुप में थी और उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं उसे बहुत लाइक करता था, लेकिन ज़रूरी काम आ जाने के कारण मुझे वापस यहाँ आना पड़ा। तुम्हें पता है वो लड़की कौन थी? वो लड़की तुम थी इला। मैं तुम्हें 2 साल पहले मिल चुका हूँ। तुम याद करने की कोशिश करोगी तो तुम्हें याद भी आ जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं जर्मनी वापस जाता, मुझे पता चला कि तुम सर की वाइफ हो और वहीं से मैंने खुद को रोक लिया। तुम्हें पता है ये सब मैंने तुम्हें क्यों बताया है? क्योंकि मैंने फील कर लिया है कि तुम्हें सच पता चल गया है और मैं चाहता हूँ जिस तरह मैंने अपने ज़िंदगी का सबसे दुख भरा लम्हा तुमसे शेयर किया है, वैसे तुम भी मुझे अपना दोस्त मानकर मुझसे अपनी बातें कहो। ऐसे चुप ना रहो। तुम्हारी खामोशी मुझे चुभ रही है। इला अभी भी खामोश थी, लेकिन उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी एबी का कॉल आया जुनसू के पास, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। शायद उसे इला ज़्यादा ज़रूरी लग रही है। चाहे आज कुछ भी हो जाए, वो इला का ही साथ देगा, क्योंकि वो भी इला को बहुत लाइक करता है। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताइए और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।